हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। M2M क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से मैंने पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दी है। जितने क्वेश्चन मुझसे बनेंगे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा टॉपिक वाइज सभी, यानी पूरे संविधान या पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, तो ये क्लास सभी मेरे साथ आप सभी देखना, इससे बाहर आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब मैं इसमें स्टार्टिंग करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप बताओ अपनी तरफ से कि कहाँ से लिए गए हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं। बताओ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या रूस के संविधान से? तो काफ़ी पढ़ा होगा, इजी है ये क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक सेकंड, क्या हो जाता है ये। एक सेकंड। ओके। और इसके जैसे आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करने की जो विधि है वो भी आयरलैंड से ली गई। और जो उसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है, मनोनयन राज्यसभा में, ठीक है, ये भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा आपातकाल भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार एवं सम्मान दिए जाते हैं वो भी पुरस्कार एवं सम्मान ये भी आयरलैंड से लिए गए। और बताता हूँ अभी। और अमेरिका के संविधान से देखो, अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार जो भाग 3 के अंतर्गत हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, तो वो सभी अमेरिका से लिए गए। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और राष्ट्रपति का निर्वाचन ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से, ठीक है, याद रखना। और प्रस्तावना का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और राष्ट्रपति का पद ऑस्ट्रेलिया से, उपराष्ट्रपति का पद ऑस्ट्रेलिया से, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से। और ब्रिटेन से महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ब्रिटेन का और अच्छे से याद करना कि ब्रिटेन से एक तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, दो सदनीय, याद रखना। और विधि का शासन और सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत, ये ब्रिटेन से लिए गए। आयरलैंड का बता दिया, ब्रिटेन। और रूस के संविधान से, रूस के से बता दूं आपको, एक सेकंड मिटा देता हूं पहले। रूस के संविधान से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 42वें संविधान 1976 के द्वारा। आप याद रखना, पूछा जाता है जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए थे 10, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखना इसे, मौलिक कर्तव्य। और समान न्याय का विचार, जो 3 प्रकार का न्याय है, न्याय सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक राजनीतिक याद रखना, ये 3 प्रकार का न्याय रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो समझ लेना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। सेकंड क्वेश्चन है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का। ऑप्शन ए है विधानमंडल व कार्यपालिका के बीच संबंध, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संबंध। बताओ, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के बीच। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है, याद रखना, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? बताओ, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना बताओ, 5 सेकंड है आपके पास। तो बता देता हूँ, इसमें समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना। जैसे आपने पढ़ा होगा समवर्ती सूची, नहीं पहले देखो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन गिने ये 97 ही जाते हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन इसमें से 5 जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, तो उस वजह से अब इसमें 61 विषय हैं। और जो ये समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय और इसमें 5 जोड़ दिए, तो अब कुल हो गए इसमें 52। और याद रखना अच्छे से, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची भारत में ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? जो भारत की संघीय संरचना है वो किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी पहली बार? बताओ, 5 सेकंड। संघीय संरचना भारतीय संविधान में या भारत में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? संविधान से पहले बताओ। बता देता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार संघीय संरचना भारत में दी गई थी। ठीक है, याद रखना, 1919 के द्वारा। आपको इस 1919 के बारे में बता देता हूँ, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे ये तो राज्य सचिव थे उस टाइम, और चेम्सफोर्ड थे वायसराय, इस वजह से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, याद रखना। और इसी के द्वारा प्रथम बार संघीय संरचना संघीय संरचना का मॉडल दिया गया था भारत में। और भारतीय परिषद में भी सदस्यों की संख्या इसके द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई थी, याद रखना। और सचिव, जो राज्य सचिव होता था, उसको सलाह देने के लिए एक नया पद बनाया गया था 1919 के द्वारा। 1919 के द्वारा नया पद बनाया गया था उच्च आयुक्त का। पूछा जाता है कि उच्च आयुक्त का पद किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना इसी के द्वारा बनाया गया था। और पहली बार, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो रहा है आपके सामने, कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन इसकी शुरुआत हुई थी 1919 के द्वारा, याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन की। और पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया था इस पर। ठीक है, 1919 के द्वारा ही पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार। और द्वैध शासन की भी शुरुआत हुई थी 1919 के द्वारा। लिख देता हूँ, द्वैध शासन
राज्यों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के द्वारा हुई थी, याद रखना, यानी प्रांतों में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1919। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? बताओ, पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? बताओ आंसर बताओ, 5 सेकंड है आपके पास। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1921 में पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। याद रखना, पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा नारा लोकप्रिय था? ऑप्शन ए सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र, स्वतंत्रता समानता और बंधुता, स्वतंत्रता समानता और न्याय, स्वतंत्रता समानता और उत्तरदायित्व। बताइए, इसमें से कौन से शब्द भारतीय संविधान में लिए गए और वही शब्द फ्रांसीसी क्रांति के लोकप्रिय नारे के रूप में थे? एक सेकंड। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता समानता और बंधुता। यह तीनों शब्द भारतीय संविधान में फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए हैं। याद रखना, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता समानता और बंधुता ये तीनों शब्द लिए गए हैं और फ्रांसीसी क्रांति के लोकप्रिय नारा था ये, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? बताइए बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। कौन सा अनुच्छेद है इसमें से? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। कौन सा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ था उस दिन लागू हुए थे? बताइए, कौन सा अनुच्छेद था ऐसा? इसमें और बता देता हूं कि जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ था तो उस दिन जो 15 आर्टिकल लागू किए गए थे उसमें आर्टिकल 15 आर्टिकल में आपके सामने बता देता हूं, और उसका प्रावधान किया गया है 394 में। अगर 394 को गिना जाए तो आर्टिकल होंगे 16, लेकिन 394 को लागू नहीं किया गया था। आर्टिकल 394 26 जनवरी 1950 को बाकी आर्टिकल के साथ लागू हुआ था। तो कुल मिलाकर के 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, और जो लागू हुए थे 26 नवंबर को, तो वो आर्टिकल थे आपके सामने। आर्टिकल था पहला 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल बताता हूँ अभी, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 360, आर्टिकल 367, आर्टिकल 369, 380, 393, 388, 391 और 392। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 6 11 4 15। तो ये 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। तो अब आपको आंसर दिखाई दे गया होगा, तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। 388 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल के साथ लागू किया गया था, याद रखना। और आर्टिकल 393 में बता दूं, और 393 में संविधान का नाम दिया गया है। जो आर्टिकल 393 है उसमें संविधान के नाम का उल्लेख है। जो नाम है भारतीय संविधान का वो है भारत का संविधान, भारत का संविधान, याद रखना, संविधान, ठीक है। और 395 जब आर्टिकल लागू हुआ था तो उसमें प्रावधान किया गया
वो 395 जब बाकी सभी आर्टिकल के साथ लागू हुआ था, तो उसके द्वारा आर्टिकल वो जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 को समाप्त कर दिया गया था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, बताइए। सबसे पहला संविधान है विश्व का और बिना लिखा हुआ यानी अलिखित है। जैसे भारत का लिखा हुआ है, अमेरिका का लिखा हुआ है, लेकिन जो विश्व का सबसे पुराना है और लिखा हुआ नहीं है, वो संविधान किस देश का है, बताओ। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और भारत। तो बता दूं इसमें आपको कि जो ये अलिखित संविधान है ये ब्रिटेन का है, क्योंकि वहाँ के राजा महाराजा के द्वारा 1215 में ब्रिटेन की जनता को जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए थे उनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। याद रखना क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग चलता है तभी से, और यह लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है लिखा हुआ। वैसे ब्रिटेन का पुराना है लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना और लिखित संविधान कौन से देश का है, तो लिखित और सबसे पुराना है अमेरिका का, अमेरिका का लिखित। और सबसे बड़ा लिखित लिखित ये भारत का है, याद रखना। किसका, भारत का। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है, बताइए। संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता है इसमें से। ऑप्शन ए संविधान का लचीलापन, ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, ऑप्शन सी न्यायिक सर्वोच्चता, या ऑप्शन डी संसद की संप्रभुता। बताइए कौन सी संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है इसमें से। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका दोनों का संलयन संसदीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, बताओ। आर षणमुखम चेट्टी, लियाकत अली खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा। बताओ। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर के षणमुखम सेठी या चेट्टी। ये प्रथम भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। यह परंपरा किस देश में विद्यमान है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। बताइए किस देश में ये परंपरा चलती है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या भारत। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर ये परंपरा ब्रिटेन में चलती है, याद रखना। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से ली गई है, बताओ। जो विधि के शासन की संकल्पना है किस देश के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। ब्रिटेन, यूएसए, रूस, स्विट्जरलैंड। बताओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन विधि का शासन की संकल्पना ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है, याद रखना। और इसमें बता दूं कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि विधि के शासन की जो ये विशेषता है भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, विधि का शासन ये ब्रिटेन से, लेकिन कन्फ्यूजन है इसमें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं ये प्रावधान लिया गया है भारत में जापान के संविधान से। याद रखना विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं
या जापान से? किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया है? बताइए, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय रूप बताया है? ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स, केसी वेयर? बताओ, बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केसी वेयर। केसी वेयर के द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय रूप बताया गया है। अर्धसंघीय रूप केसी वेयर। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए, संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर वी.एन. राव या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो इसमें बता दूं इसका सही जवाब है सर वी.एन. राव, जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। जब संविधान की रचना हो रही थी तो उस टाइम संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव थे, याद रखना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, फांसीवादी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, समाजवादी शासन प्रणाली? बताइए, किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, याद रखना, संसदीय शासन प्रणाली। संघीय सरकार में राज्य सरकारों को क्या मिलता है? बताओ, संसदीय सरकार में राज्य सरकारों को जो मिलता है वो बताओ। ऑप्शन ए, मूल शक्तियाँ, केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ, जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ। संघीय सरकार में राज्य सरकारों को क्या मिलता है? मूल शक्तियाँ, केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ या जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ? तो बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ ही सभी को मिलती हैं। याद रखना, जो संविधान के द्वारा शक्तियाँ दी गई हैं, जो शासन राज्यों में चलता है वो संविधान के द्वारा ही चलता है, याद रखना। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना, शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना, हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना या लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना? बताओ, 5 सेकंड है आपके पास, कौन सा सही है? अच्छा क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? बता दूं इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। यह लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूएसए, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान? बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए से, क्योंकि यूएसए का संविधान ही लिखित है और सबसे पुराना है, और ब्रिटेन का तो अलिखित है। नहीं, यूएसए से आ रहा है ऑप्शन ए, तो इसका सही जवाब है अमेरिका। यूएसए बोला था मैंने, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर रूस से? ये पहले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने आपको, ये मनोनयन लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, याद रखना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। बताइए, किस प्रकार का देश है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभुता? वैसे तो आपने प्रस्तावना जब पढ़ी होगी तो देखा होगा ये चारों वर्ड ही प्रस्तावना में है। ठीक है, चारों वर्ड जो हैं आपके सामने ये प्रस्तावना में उल्लेख है इनका, लेकिन इसमें पूछा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो इसमें बता दूं
इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सार्वभौमिक मताधिकार। यानी धर्मनिरपेक्ष, भारत में कोई भी धर्म प्रधान नहीं है और कोई भी नीचा नहीं है, सभी धर्मों को समानता है भारत में। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है। नहीं, क्या पूछा है? सार्वभौमिक लोकतांत्रिक पूछा है, वो मताधिकार, सॉरी मैं गलती में बोल गया जल्दी में, वो तो देश के बारे में होगा, मताधिकार में पूछा है, तो मताधिकार में लोकतांत्रिक मताधिकार है, इसका ऑप्शन सी है सही जवाब। जैसे प्रस्तावना में पढ़ा होगा, जो मैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज चल रही है वो क्लास, उसमें मैंने आज चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें मैं चैप्टर 4 को कल से स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसमें भारत की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे भी देख सकते हो आप। जैसे प्रस्तावना में स्टार्टिंग में ही ये वर्ड बोले गए हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास, इतना ही समझ लो, आगे प्रस्तावना में कल पढ़ा दूंगा, कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ये चारों वर्ड प्रस्तावना में है, लेकिन इसमें पूछा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक को दर्शाता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो ली गई है, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया मैंने, इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन कह सकते हैं इसे। ठीक है, याद रखना, ब्रिटेन से। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? बताइए। जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, या फिर 26 नवंबर 1949 को जो पारित हुआ था, उसमें कितने शब्द थे? 40,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000? याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस टाइम ये संविधान बना था भारत का, उस टाइम उसमें 80,000 शब्द थे। याद रखना, कितने? 80,000। अब संविधान संशोधन हो गए तो उस वजह से काफ़ी शब्द बढ़ चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? ठीक है, याद रखना, इसमें 24 तीलियां हैं, भारतीय जो अशोक चक्र है उसमें। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? भारतीय संविधान की रचना में किसका सबसे अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? यानी सबसे अधिक संविधान जो है उसमें किससे संबंधित प्रावधान है? ब्रिटिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से? तो पढ़ा होगा आपने अच्छे से, इसका जो प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। जैसे 70 से 75% ये 1935 से ही संबंधित है, भारतीय जो संविधान है। ठीक है, याद रखना। और कई इतिहासकारों ने या संविधान वेत्ताओं ने या मतलब विदेशियों ने जब इसकी आलोचना की थी तो उन्होंने बताया था कि ये उसकी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसकी कॉपी है। ठीक है, आलोचना में कहा था कि 1935 की कॉपी है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान? तो बता दूं, ये भीमराव अंबेडकर थे। जो प्रारूप समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे कुल, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। चलो, इसमें मैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष या सदस्य जो थे, टोटली 7 सदस्यों के नाम लिख देता हूं कि देखो, सबसे पहले तो अंबेडकर हो गए, ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसके आगे सब दूसरे थे डी.पी. खेतान सिंह, डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, डेथ हो गई, तो इसके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। कौन आए? टी.टी. कृष्णमाचारी, याद रखना। और तीसरे थे बी.एल. मुंशी, बी.एल. मुंशी। इन्होंने रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो इसके स्थान पर आए थे माधवराव, और चौथे थे के.एम. मुंशी ना, बी.एल. मुंशी लिख दिया क्या मैंने?
सॉरी, एक सेकंड। ये BL मित्रा थे। कौन थे? BL मित्रा। KM मुंशी थे चौथे, ठीक है, KM मुंशी। पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला। और छठवें थे गोपाल स्वामी अयंगर। और साथ में थे आपके क्या नाम था, हाँ, कृष्ण स्वामी अय्यर। ये प्रारूप समिति के कुल टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है, याद रखना। और अंबेडकर अध्यक्ष थे इसमें। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? बताओ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप की, सरकार का संघीय स्वरूप की, सरकार का समाजवादी स्वरूप की, या सरकार का एकात्मक स्वरूप की? बताओ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किस सरकार के अंतर्गत हैं? तो याद रखना, ये शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार के स्वरूप की विशेषताएं, याद रखना, संघीय सरकार के। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधायिका से स्वतंत्र। जहाँ पर अध्यक्षीय सरकार होती है वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है विधायिका से स्वतंत्र होता है, विधायिका पर निर्भर होता है, न्यायपालिका पर निर्भर होता है, या मंत्रिमंडल की सराह पर सीमित होता है? बताओ। तो बता दूं, ये जो अध्यक्षीय सरकार होती है जिस देश में, और वहाँ का राष्ट्रपति जो होता है वो विधायिका से स्वतंत्र होता है, ठीक है, याद रखना, विधायिका से स्वतंत्र। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत? जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे, जिनके द्वारा संविधान का निर्माण करना था, उसके सदस्य कौन थे, यानी कैसे चुने गए थे? तो याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छे से याद कर लेना कि जो संविधान सभा बनी थी संविधान के गठन के लिए, उसके जो सदस्य चुने गए थे वो प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। याद रखना, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसे। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या 316? बताओ, अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? इसमें और अच्छे से बता दूं कि आपने संविधान में जब पढ़ा होगा, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें कुल सदस्य संख्या थी 389। कितने थे? 389 सदस्य थे कुल संविधान सभा में, ठीक है, 389 सदस्य थे उसमें। उसमें ब्रिटिश प्रांतों से तो थे 292, ब्रिटिश 292 थे। देसी रियासतों से ये थे 93, और ब्रिटिश कमिश्नरी से ये थे 4, ठीक है। कुल 389 सदस्य थे संविधान सभा में उस टाइम। लेकिन जो संविधान सभा की सीटों पर जो चुनाव हुए थे वो हुए थे कुल 296 सीटों पर।
कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव हुए थे और उसमें 93 सीटों पर हुआ था मनोनयन। मनोनयन ये हुआ था चुनाव, याद रखना। और इसके जो नतीजे आए थे उसमें 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, ठीक है। 73 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने और 15 सीटें मिली थी अन्य को, यानी सभी को मिला करके। और इसमें इस वजह से सरकार बनी थी कांग्रेस की, बहुमत की सरकार बनी थी, ठीक है। याद रखना जो पहली अंतरिम सरकार या बनी थी या संसदीय जो सदस्य थे वो इस वजह से 296 थे कुल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 296। अब सूची को मिलान करना है, पहली सूची को सेकंड से, जिसमें एक साइड में पहले दिया हुआ है, थोड़ा छोटे में कर लेता हूं इसे, कि देखो अध्यक्षीय, संसदीय, संघीय व्यवस्था या एकात्मक। तो ये मिलान करना है आपको। अब इसमें ए को देखो सबसे पहले कि अध्यक्षीय जो सरकार होती है उसकी क्या विशेषता होती है। अध्यक्षीय सरकार में आपने देखा होगा कि उसमें जो सरकार की यानी अध्यक्षीय सरकार जहाँ पर होती है वहाँ पर सभी की शक्तियों का पृथक्करण होता है, सभी को अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है तो वहाँ पर राज्यों को अलग शक्तियाँ हैं, केंद्र को अलग शक्तियाँ हैं। वहाँ पर जैसे 50 राष्ट्र हैं, 50 राज्य हैं, तो अलग अलग 2 सीटों के हिसाब से वहाँ पर चुनाव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कुल 100 सीटें हैं अमेरिका में 50 राज्यों की। तो वहाँ पर राज्यों के लिए अलग कानून है और राष्ट्र के लिए अलग कानून है। राज्य को अलग शक्तियाँ हैं, राज्य को, केंद्र को अलग शक्तियाँ हैं। लेकिन भारत में संघीय व्यवस्था है तो वहाँ पर जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो केंद्र को निहित हैं। भले ही राज्यों को भी शक्तियाँ हैं लेकिन जो संपूर्ण शक्तियाँ यानी सभी राज्यों की शक्तियों के ऊपर केंद्र की शक्तियाँ भारत में हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस वजह से इसका ऑप्शन मतलब अध्यक्षीय का तो हो गया एक, ए का एक। संसदीय विशेषता में कार्यपालिका और विधायिका के बीच, यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध होता है, इस वजह से ऑप्शन बी का 2 हो गया। और संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है, याद रखना। जो जहाँ पर भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों का विभाजन है लेकिन संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में भले ही वो हैं, क्या बोलते हैं, निहित, लेकिन शक्तियों का अलग अलग विभाजन है। राज्यों को भी अलग शक्तियाँ हैं और केंद्र को भी, जिले को भी, सब कुछ शक्तियाँ हैं। लेकिन सबसे प्रमुख मतलब जो, यानी ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। लेकिन जो अध्यक्षीय सरकार है अमेरिका में वहाँ पर अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे राज्यों में राज्य की सरकार चलेगी, वहाँ केंद्र की सरकार नहीं चलेगी, ठीक है। और एकात्मक व्यवस्था में ये संपूर्ण एकात्मक जो व्यवस्था होती है इसमें संपूर्ण शक्तियों का संकेंद्रण होता है, यानी इसमें एक ही, मतलब ऐसे कह सकते हैं इसमें तानाशाही होती है। जैसे किम जोंग है उत्तर कोरिया का, तो वहाँ पर ये एकात्मक व्यवस्था है, केवल उसी की चलती है वहाँ पर, ठीक है, याद रखना। तो 1 2 3 4, इस वजह से इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन कौन सा। ऑप्शन ए सही है इसका, 1 2 3 4। आगे क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं। यानी यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के द्वारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या उपर्युक्त सभी। तो आपको मैंने बताया था अमेरिका के बारे में, जब अमेरिका से जो संविधान में प्रावधान लिए गए हैं, जैसे मैंने अमेरिका के बारे में बताया था आपको कि अमेरिका से एक तो मौलिक अधिकार लिए गए, ठीक है, लिख देता हूँ और अच्छे से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, ठीक है। और संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति, ये सभी लिए गए। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अध्यक्षीय, प्रतिनिधिक या तानाशाही? याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिनिधिक। ना तो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष प्रणाली अधिकतर आपने देखा होगा, यानी प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है। बहुत निर्वाचन प्रत्यक्ष होते हैं, अधिकतर तो अप्रत्यक्ष ही होते हैं, ठीक है। और प्रतिनिधिक, भारत में ये विशेषता है प्रतिनिधिक निर्वाचन की। और भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? जो भारतीय संविधान है उसमें मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से या रूस से? तो बता दूं ये लिया गया है कनाडा से। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, या इसे ऐसे समझ सकते हो कि कनाडा से सशक्त केंद्र, बता लिखता हूँ, सॉरी, सशक्त केंद्र, संघात्मक शक्तियाँ, और अर्ध संघात्मक सरकार। ये कनाडा से लिए गए हैं, याद रखना। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? बताइए। ये तो आपको पता होगा, इसका जवाब बताओ। 5 सेकंड है आपके पास। संविधान का जो 26 जनवरी का दिन चुना गया था उद्घाटन का, वो 26 जनवरी ही क्यों चुना गया था? इसको शुभ दिन माना गया था, या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, या कांग्रेस ने इसी दिन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया था, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, उसके बाद 1930 में स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया था कांग्रेस ने, ठीक है। और ये रावी नदी के किनारे मनाया था, रावी नदी के किनारे, ठीक है, लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इस वजह से इसी दिन को चुना गया था। और आगे क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर या देहरादून? जो भारत का संविधान था वो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? बता दूं इसका सही जवाब है देहरादून से। भारतीय जो मूल संविधान था उसका प्रकाशन देहरादून से किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र किसको निरूपित करता है? यानी चक्र का मतलब क्या है बताओ? गति, सत्य, विकास, भविष्य। तो बता दूं ये निरूपित करता है सत्य को, सत्य को निरूपित करता है चक्र, यानी निरंतर चलते हुए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? बताओ, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक पद का सुझाव, यानी CAG। और ये भी बता दो इसका आर्टिकल कौन से में प्रावधान है? 1909 अधिनियम मोल्लेमिंटो, और 1919 मोंटेगू चेम्सफोर्ड, 1935 या 1947? बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सही है इसका। 1919 के अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया था। और इसका जो प्रावधान है CAG का, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक प्रावधान किया गया है इसका, ठीक है, याद रखना। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? जो संघीय प्रकार का शासन है उसका गंभीर दोष बताओ।
पृथक्करण का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन। तो बता दूं, जो संघीय सरकार होती है उसका महत्वपूर्ण खतरा होता है पृथक्करण का। ठीक है, याद रखना, पृथक्करण का इसमें महत्वपूर्ण खतरा होता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान? यह भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। बताओ कहाँ पर सबसे पहले विश्व का संविधान बना था? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्या होगा आपके हिसाब से। बता दूं, इसका सही जवाब है जो विश्व का सबसे पहले संविधान बना था 1215 में, जो अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन में दिए गए थे, और वो अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, याद रखना। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री में, यानी राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास? बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद भवन। दिल्ली में 20 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसकी मूल कृति यानी मूल संविधान वो जो रखा हुआ है वो संसद भवन में है। और जो आज का संविधान है उसमें तो काफ़ी संशोधन हो चुका है। ठीक है, याद रखना। संविधान सभा के मूल अधिकार के उपसमिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा के मूल अधिकार के उपसमिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। जो मूल अधिकार की उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे। और जे.बी. कृपलानी के बारे में बता दूं, जो झंडा समिति बनी थी ना, राष्ट्रीय झंडा समिति, उसके भी ये स्थायी अध्यक्ष थे उसके झंडा समिति के, याद रखना। स्थायी, अस्थायी पहले बने थे राजेंद्र प्रसाद और स्थायी थे जे.बी. कृपलानी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारत का संविधान है उसका निर्माता। बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का ऑप्शन ए स्पेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ था सबसे पहले। भारत के संविधान में संघात्मक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक या अध्यक्षीय? बताइए, जो भारत का संविधान है संघात्मक है क्या, अर्धसंघात्मक है, एकात्मक है या अध्यक्षीय है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अर्धसंघात्मक। जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघात्मक है, ना तो पूरी तरह से संघीय है और ना अध्यक्षीय है, तो इसे कह सकते हैं हम अर्धसंघात्मक है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ है? प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 या कहीं नहीं? बताइए, भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है उसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? प्रस्तावना में, भाग 3 में या अनुच्छेद 368 में? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है संपूर्ण एकाधिपत्य का, संवैधानिक सरकार का, अलिखित संविधान या गणतंत्र? बताइए, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान या गणतंत्र या संपूर्ण एकाधिपत्य? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संवैधानिक सरकार में व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? बताओ, जो बजट लागू किया गया था भारत में किस वायसराय के काल में? याद रखना, जो भारत का पहला बजट था वो वायसराय कैनिंग के काल में लागू किया गया था। याद रखना, 1860 में जो पहला भारतीय बजट था
जेम्स विल्सन के द्वारा लागू किया गया था, यानी पेश किया गया था। जो जेम्स विल्सन थे उनके द्वारा 1860 में प्रथम भारत का बजट पेश किया गया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको वायसराय, गवर्नर जनरल, जनरल, भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल, ये बता देता हूँ कि जैसे देखो सबसे पहले बना था इसमें, एक सेकंड, कि जैसे सबसे पहले बना था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर सबसे पहले था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ये बना था पहला विलियम हेस्टिंग ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आखिरी बंगाल का गवर्नर था और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखना इसमें। और इसके बाद इसके बाद देखो, ये तो हो गया बंगाल का अंतिम, वो पहला गवर्नर जनरल। तो इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिंग। कौन बना था? बेंटिंग, बेंटिक, ये अंतिम था। और भारत का पहला ये भारत का पहला गवर्नर था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर और पहला बंगाल का, वो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद बना था, मैं क्या बोल गया इसमें, ये बंगाल का आखिरी तो था गवर्नर जनरल और भारत का पहला था गवर्नर जनरल, जनरल। ठीक है, इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये कैनिंग बना था और ये वायसराय पहला था। और अंतिम वायसराय ये माउंटबेटन था। ठीक है, याद रखना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को हुआ था संविधान सभा का गठन, याद रखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर। बता दूं, इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा की अध्यक्षता की गई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, याद रखना। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को 1946 को, इसकी बैठक की थी राजेंद्र प्रसाद ने। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी थे, सच्चिदानंद और राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे। और HC मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे, या हरीशचंद्र मुखर्जी। वैधानिक सलाहकार VN राव थे। और तृतीय बैठक हुई थी इसकी 13 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और इनके द्वारा ही भारतीय संविधान के उद्देश्य का पेश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो आगे चल करके प्रस्तावना कहलाई। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? अभिजात तंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतंत्र या आरक्षण? बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। ऑप्शन सी, लोकतंत्र स्थानीय सरकारों का आधार है। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1972, 1984, 81 या 86? बताओ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान, यानी निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लिया गया है? विधि के समक्ष समानता
काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समानता या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, बताओ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं, वो जापान से हैं, और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से। किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों के स्वरूप विद्यमान है? अमेरिका, कनाडा, भारत और फ्रांस। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान में एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों के गुण विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, या सिविल प्रक्रिया संहिता, या दंड प्रक्रिया संहिता? बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो केंद्रीय विधानमंडल बना था उसका प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद? बता दूं जो केंद्रीय विधानमंडल बना था उसका पहला अध्यक्ष बना था विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है, याद रखना, विट्ठल भाई पटेल। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? वेबल योजना, क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन? तो आपने देखा होगा कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1940 में किया गया था। बेबल योजना जो आई थी ये 1944-45 के करीब, और क्रिप्स मिशन 42-43 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और कैबिनेट मिशन 1940 में। तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, या जवाहरलाल नेहरू? बता दूं संविधान सभा का अध्यक्ष था ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण बना क्या है? बताइए। कैबिनेट जो प्रणाली है उसमें सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं, या कोई उत्तरदायित्व नहीं? तो बता दूं इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, याद रखना, सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट प्रणाली में सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ, अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावना? बताइए शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? बता दूं शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है दृढ़ राज्य है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में आयरलैंड, अमेरिका, भारत, या ब्रिटेन? बता दूं इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है भारत को। याद रखना, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन की संसद से आधारित है, याद रखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का, ये पहले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने आपको, बताओ कहाँ से लिया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है। संविधान, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? बताइए। जो भारतीय संविधान है उसे अंगीकृत 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, या 31 दिसंबर 1949? बताऊं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बता दूं इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ या अंगीकृत हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। नहीं, क्या पूछा है इसमें? संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये पूछा है मैंने,
कर दिया अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके नाम मैंने पहले बता दिया आपको। कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का स्थायित्व या उपर्युक्त सभी। बताइए अध्यक्षीय शासन की विशेषता का। बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें तो सरकार का स्थायित्व तो नहीं है, लेकिन इसमें सरकार का स्थायित्व भी है, नीतियों को शीघ्र लागू करना भी है और लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना भी है। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? ये भी बता दिया मैंने पहले क्वेश्चन में, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है 368 के तहत। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी बता दिया था मैंने पहले, यूएसए से, अमेरिका संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? और इस संसद के बारे में कहावत भी है कि इस देश की संसद केवल इंसान को औरत और औरत को इंसान नहीं, यानी पुरुष को औरत और औरत को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। तो सर्वसत्ता संपन्न है इस देश की संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सिंपल है, भारत का। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण या एम एन राव ने? तो बता दूं, इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम एन राय के द्वारा पहली बार 1935 में संविधान सभा का बनाने का सुझाव दिया गया था। याद रखना इसमें, याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम एन राय। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? बताइए, संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें कौन शामिल नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेवी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण या के एम मुंशी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। याद रखना। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? जो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है? बताइए, संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसको किस देश से लिया गया है? रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन या अमेरिका? पहले ही क्वेश्चन में बता दिया इसका भी आंसर, ये लिया गया है ब्रिटेन से। याद रखना। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व बताओ। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली अगर स्थापित करनी है तो उसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होने चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय या राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो बता दूं, इसका सही जवाब है संघीय सरकार की विशेषता है ये। दोहरी नागरिक विशेषता संघीय सरकार की विशेषता है। याद रखना। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के, अमेरिका के राष्ट्रपति के, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के या रूस के राष्ट्रपति के? बताइए, संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्ति किसके समान है? बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के राजा के समान है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की।
निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? बताइए किस मामले में कहा गया है कि संविधान का धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? आपको पता होगा इसके बारे में, तो ये फेमस केस है 1973 का केशवानंद भारती केस। ठीक है, याद रखना, ये केशवानंद भारती केस केरल का मामला है, याद रखना। नहीं, इसमें क्या पूछा? धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का, मैंने समझा था वो मूल ढांचा, जल्दी में क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया और गलती से कर दिया इसे। तो इसका सही जवाब है एसआर बोम्मई मामला, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय। और जो 1973 का केशवानंद भारती मामला है वो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? बताइए, संविधान में उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा, या जिसे उद्देश्य का या प्रस्तावना कहते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, रूस में या भारत में? लोकप्रिय वीटो के द्वारा बता दूं, इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बारे में एक चीज़ और फेमस है, ये गुट निरपेक्ष नीति का वो अनुसरण करता है। याद रखना, जो स्विट्जरलैंड है किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का इसने अपनी शपथ ले रखी है। या किसी भी दल या किसी भी देश या किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है। यह गुट निरपेक्ष देश है, याद रखना। और यूरोप में देखा जाए तो सबसे विकसित देशों में से एक है ये। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत, चीन। तो बता दूं, जो चीन है उसमें कोई लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है और उसी की सरकार रहती है। जो वहाँ की पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ओनली एक सरकार है और वहाँ पर कोई लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। देखा जाए तो उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, उसके नुकसान भी बहुत हैं। ठीक है, याद रखना। फ़ायदे में देखा जाए तो यह है कि खर्चा और समय की बर्बादी और जो कार्य योजनाएं जो होती हैं या फिर कोई नियम बनाना या कुछ विकास से संबंधित तो महत्वपूर्ण लाभ होता है। लेकिन इसमें नुकसान देखा जाए तो तानाशाही बढ़ने के चांस अधिक होते हैं, मनमाने रवैये, और महत्वपूर्ण तो कारण यही है इसका शब्द है कि तानाशाही बढ़ने के कारण तानाशाही के अधिक चांस होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। भारत महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? बताइए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1930 या 26 नवंबर 1949? बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है इसका ना, ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। 26 नवंबर 1949 को भारत जो संविधान है भारत का वो पारित हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? राष्ट्रगान 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 24 जून 1950? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार, ये पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पर पाते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 1 में? तो इसका सही, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। भारतीय लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तावना में पाते हैं। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? निर्भर राज्य, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार, लचीला संविधान। बताओ, जो केंद्रीकृत सरकार होती है उसमें इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं होती है?
तो बता दूं, केंद्रीकृत सरकार में न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य संसद के दोनों सदनों से, केवल लोकसभा से, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। नियुक्ति के द्वारा संसद का सदस्य होना। बताओ, जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जहाँ पर होती है, विधानमंडल के सदस्य किस प्रकार से नहीं होते हैं? जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो बता दूं, वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में किस सरकार की विशेषता है? संसदीय, अध्यक्षीय, संघीय या एकात्मक? तो बता दूं, इसका सही जवाब है संघीय सरकार की विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? चीन, यूएसए, क्यूबा या बेल्जियम? बता दूं, इसका सही जवाब है संघीय सरकार यूएसए में है। संविधान में सामाजिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? बताइए। संविधान में सामाजिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? एक राज्य संघ, अर्धसंघीय राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ, अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। तो बता दूं, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, एक राज्य संघ। क्वेश्चन नंबर 89 आगे। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा या यूएसए के? बताइए, जो भारतीय संविधान है उसकी निकटता किस देश के संविधान से है? तो बता दूं, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से मतलब मिलता जुलता संविधान है भारत का। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी और उर्दू में, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में? बताओ, जो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था उसकी भाषा कौन सी थी? कोई बता सकता है कि जो संविधान लिखा गया था उसको लिखने का कार्य किसने किया था? बताइए, भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? भारतीय संविधान को कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। किसी में दम हो तो ये बता दो कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था। और अगर कोई ये भी बता दे कि किसके द्वारा सजाया गया था, जो सजावट का कार्य था वो किसके द्वारा, या अलंकृत या सजावट का कार्य किसके द्वारा किया गया था? बता दूं, जो भारतीय संविधान था वो लिखा गया था केवल अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, याद रखना, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षीय सरकार या संघीय सरकार? याद रखना, भारतीय जो सरकार है संघीय सरकार भी है भारतीय संविधान की विशेषता में, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघीय सरकार भी है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार कहीं भी नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। जो अध्यक्षात्मक सरकार है उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन या शक्तियों का पृथक्करण? इसमें याद रखना, जो अध्यक्षात्मक सरकार है उसमें तो शक्तियों का पृथक्करण है, और जो संघीय सरकार है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। याद रखना, अर्धसंघीय या संघीय कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस? बताओ, भारतीय जो राष्ट्रपति है उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बता दूं, जो संविधान था वो पारित तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? फेमस कथन है
इम्पोर्टेंट कथन है, सबको पता होगा, बताओ और दो इसे। किसके द्वारा कहा गया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, बताओ। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वैसे तो ये अमेरिका के सारे ही राष्ट्रपति हैं, एक एक को छोड़ करके। बता दो कौन है वो, बता दो। इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था ये कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या पंचायत? बता दूं, आप बताओ। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्माता समिति या सभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी? तो बता दूं, इसका सही जवाब है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, या संविधान सभा भी कह देते हैं इसे, ठीक है। इसके द्वारा बनाया गया था संविधान भारत का। तो ये 97 क्वेश्चन ही है, शायद 3 क्वेश्चन में से हो गए हैं इसमें। तो बताओ दोस्तों, कैसी लगी आज की ये क्लास? क्या सीखने को मिला? कैसी लगी? कितने क्वेश्चन अच्छे लगे? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन, विकास से संबंधित जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, मैंने सभी को इसमें कर दिया है। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लो और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रट लो। इससे बाहर संवैधानिक विकास से जो क्वेश्चन आएगा, कोई इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसी में से कर दोगे, ठीक है। आगे फिर इसके बाद प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो सभी के हिसाब से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। बाय।